नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास बड़ी दीदी का चौथा भाग। मनोरमा माधवी की सहेली है। बहुत दिनों से उसने मनोरमा को कोई पत्र नहीं लिखा था। अपने पत्र का उत्तर न पाकर मनोरमा रूठ गई थी। आज दोपहर को कुछ समय निकालकर माधवी उसे पत्र लिखने बैठी थी। तभी प्रमिला ने आकर पुकारा, बड़ी दीदी। माधवी ने सिर उठाकर पूछा, क्या है री? मास्टर साहब का चश्मा कहीं खो गया है, एक चश्मा दो। माधवी हंस पड़ी, बोली, जाकर अपने मास्टर साहब को कह दे कि क्या मैंने चश्मों की कोई दुकान खोल रखी है। प्रमिला दौड़कर जनाडे लगी तो माधवी ने उसे पुकारा, कहाँ जा रही है? उससे कहने, इसके बजाय गुमास्ता जी को बुला ला। प्रमिला जाकर गुमास्ता जी को बुला लाई। माधवी ने उससे कहा, मास्टर साहब का चश्मा खो गया है, उन्हें एक अच्छा सा चश्मा दिलवा दो। गुमास्ता जी के चले जाने के बाद वह फिर मनोरमा को पत्र लिखने लगी। पत्र के अंत में उसने लिखा, प्रमिला के लिए बाबूजी ने एक टीचर रखा है। उसे आदमी भी कह सकते हैं और छोटा बालक भी कह सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इससे पहले वह घर से बाहर कभी नहीं रहा, संसार का कुछ भी नहीं जानता। अगर उसका ध्यान न रखा जाए, उसकी देख रेख न की जाए तो पल भर भी उसका काम नहीं चल सकता। मेरा लगभग आधा समय उसने छीन रखा है। तुम्हें पत्र कब लिखूं? अगर तुम जल्दी आई तो मैं इस आकर्षमय आदमी को दिखा दूंगी। ऐसा निकम्मा और नकारा आदमी तुमने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। खाना दिया, खाता है तो खा लेता है, वरना चुपचाप उपवास करके रह जाता है। शायद दिन भर भी उसे इस बात का ध्यान नहीं आता कि उसने खाना खाया है या नहीं। एक दिन भी वह अपना काम आप नहीं चला सकता। इसलिए सोचती हूँ कि ऐसे लोग घर से बाहर निकलते ही क्यों हैं। सुना है इसके माता पिता हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके माता पिता इंसान नहीं पत्थर हैं। मैं तो शायद ऐसे आदमी को कभी आंख की ओट भी नहीं रख सकती। मनोरमा ने मजाक करते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे पत्र से अन्य समाचारों के साथ यह भी मालूम हुआ कि तुमने अपने घर में एक नया बंदर पाल लिया है और तुम उसकी सीता देवी बनकर बैठी हो। फिर भी सावधान किए देती हूँ, तुम्हारी मनोरमा। पत्र पढ़कर माधवी उदास हो गई। उसने उत्तर में लिख दिया, तुम मुंहजली हो, इसलिए वह नहीं जानती कि किसके साथ कैसा मजाक करना चाहिए। प्रमिला से माधवी ने पूछा, तुम्हारे मास्टर साहब चश्मा कैसा रहा? प्रमिला ने कहा, ठीक रहा। मास्टर साहब उस चश्मे को लगाकर खूब मजे से पढ़ते हैं। इसी से मालूम हुआ। उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा। माधवी ने पूछा, नहीं कुछ नहीं? कुछ भी नहीं कहा? अच्छा या बुरा है? नहीं, कुछ नहीं कहा। माधवी का हर समय प्रफुल्लित होने वाला चेहरे पल भर के लिए उदास हो गया, लेकिन फिर तुरंत ही हंसते हुए बोली, अपने मास्टर साहब को कह देना कि अपना चश्मा फिर नहीं खो दे। अच्छा, कह दूंगी। धत पगली, भला ऐसा भी बातें कहीं की जाती है? शायद वह अपने मन में कुछ ख्याल करने लगे। तो फिर कुछ भी न कहूँ? हाँ, कुछ मत कहना। शिवचंद्र माधवी का भाई है। एक दिन माधवी ने उससे पूछा, जानते हो प्रमिला के मास्टर रात दिन क्या पढ़ते रहते हैं? शिवचंद्र बीए पढ़ता था। प्रमिला के तुच्छ मास्टर जैसे को वह कुछ समझता ही नहीं था। उपेक्षा से बोला, कुछ नाटक उपन्यास पढ़ते रहते होंगे, और क्या पढ़ेंगे। लेकिन माधवी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने प्रमिला के द्वारा सुरेंद्र की एक पुस्तक चोरी से मंगवा ली और अपने भाई के हाथ में देकर बोली, मुझे तो यह नाटक या उपन्यास नहीं दिखाई देता। शिवचंद्र ने सारी पुस्तक उलट पुलट कर देखी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बस इतना ही समझ पाया कि वह इस पुस्तक का
एक भी अक्षर नहीं जानता और यह कोई गणित की पुस्तक है। लेकिन बहन के सामने अपना सम्मान नष्ट करने की इच्छा नहीं हुई। उसने यह कहा, गणित की पुस्तक है, स्कूल में छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है। दुखी होकर माधवी ने पूछा, क्या यह किसी ऊंची क्लास की पुस्तक नहीं है या कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक नहीं है? शिवचंद्र ने रूखे स्वर से उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस दिन से शिवचंद्र सुरेंद्र नाथ के सामने कभी नहीं पड़ता। उसके मन में यह डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा न हो कि वह कोई बात पूछ बैठे जिससे सारी बातें खुल जाए और फिर पिता की आज्ञा से उसे भी सवेरे प्रमिला के साथ मास्टर साहब के पास कॉपी पेंसिल लेकर बैठना पड़े। कुछ दिन बाद माधवी ने पिता से कहा, बाबूजी, मैं कुछ दिनों के लिए काशी जाऊंगी। ब्रज बाबू चिंतित हो उठे। क्यों बेटी, तुम काशी चली जाओगी तो इस गृहस्थी का क्या होगा? माधवी ने हंसकर बोली, मैं लौट आऊंगी, हमेशा के लिए थोड़े ही जा रही हूँ। माधवी तो हंस पड़ी, लेकिन पिता की आंखें छलक उठी। माधवी ने समझ लिया कि ऐसा कहना उचित नहीं हुआ। बात संभालते के लिए बोली, सिर्फ कुछ दिन घूम आऊंगी। तो चली जाओ, लेकिन बेटी, यह गृहस्थी तुम्हारे बिना नहीं चलेगी। मेरे बिना गृहस्थी नहीं चलेगी? चलेगी क्यों नहीं बेटी, जरूर चलेगी, लेकिन उसी तरह जिस तरह पतवार के टूट जाने पर नाव बहाव की ओर चलते लगती है। लेकिन काशी जाना बहुत ही आवश्यक था। वहां उसकी विधवा ननद अपने इकलौते बेटे के साथ रहती है। उसे एक बार देखना जरूरी है। काशी जाने के दिन उसने हर एक को बुलाकर गृहस्थी का भार सौंप दिया। किसी दासी को बुलाकर पिता, भाई और प्रमिला की विशेष रूप से देखभाल करने की हिदायत दी। लेकिन मास्टर साहब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा उससे भूलकर साहब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा उसने भूलकर नहीं, बल्कि जानबूझकर किया था। इस समय उस पर उससे गुस्सा भी आ रहा था। माधवी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस समय उससे मुंह में से एक शब्द भी कहकर कृतज्ञता प्रकट नहीं की। इसलिए माधवी विदेश जाकर इस निकम्मे संसार से अनजान और उदासीन मास्टर को जलता जाना चाहती है कि मैं भी कोई चीज हूँ। जरा सा मजाक करने में हर्ज ही क्या है? यह देख लेने में हानि ही क्या है? उसके यहाँ न जाने पर होने पर मास्टर के दिन किस तरह कटते हैं। इसलिए वह काशी जाते समय किसी से सुरेंद्र के संबंध में कुछ भी नहीं कह गई। सुरेंद्रनाथ उस समय कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। प्रमिला ने कहा, रात को बड़ी बहन काशी चली गई। प्रमिला की बात उसके कानों तक नहीं पहुंची। उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 3 दिन के बाद जब उसने देखा कि 10 बजे भोजन के लिए कोई आग्रह नहीं करता, किसी किसी दिन 1 और 2 बज जाते हैं। नहाने के बाद धोती पहनते समय पता चलता है कि धोती पहले की तरह साफ नहीं है। जलपान की प्लेट पहले की तरह सजाई हुई नहीं है। रात को गैस की चाबी बंद करने के लिए अब कोई नहीं आता। पढ़ने की नोक में रात को 2 और 3 बज जाते हैं। सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, उठने में देर हो जाती है। दिन भर नींद आंखों की पलकें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती और शरीर मानो बहुत ही शिथिल हो गया है। तब उसे पता चला कि इस गृहस्थी में कुछ परिवर्तन हो गया है। जब इंसान को गर्मी महसूस होती है, तब वह पंखे की तलाश करता है। सुरेंद्रनाथ ने पुस्तक से नजर हटाकर पूछा, क्यों प्रमिला, क्या बड़ी बहन यहाँ नहीं है? उसने कहा, वह काशी गई है। ओह, तभी तो। 2 दिन के बाद उसने अचानक प्रमिला की ओर देखकर पूछा, बड़ी बहन कब आएगी? सुरेंद्रनाथ ने फिर पुस्तक की ओर ध्यान लगाया और 5 दिन बीत गए। सुरेंद्रनाथ ने पेंसिल पुस्तक के ऊपर रखकर पूछा, प्रमिला, 1 महीने में और कितने दिन बाकी है? बहुत दिन। पेंसिल उठाकर
सुरेंद्रनाथ ने चश्मा उतारा, उसके दोनों शीशे साफ किए और फिर खाली आंखों से पुस्तक की ओर देखने लगा। दूसरे दिन उसने पूछा, प्रमिला, तुम बड़ी बहन की चिट्ठी क्यों नहीं लिखती? जल्दी आने के लिए लिख दिया करो। नहीं, सुरेंद्रनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा। तभी तो, प्रमिला बोली, मास्टर साहब, अगर बड़ी बहन आ जाए तो अच्छा होगा। हाँ, अच्छा होगा। आले के लिए लिख दूं? हाँ, लिख दो, सुरेंद्रनाथ ने खुश होकर कहा। आपके बारे में भी लिख दूं? लिख दो। उसे उसे लिख दो कहने में किसी प्रकार की दुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह कोई भी लोक व्यवहार नहीं जानता था। उसकी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि बड़ी बहन से आने के लिए अनुरोध करना उसके लिए उचित है। नहीं, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिसके न रहने से उसे बहुत कष्ट होता है और जिसके न होने से उसका काम नहीं चलता, उसे आने के जरा भी अनुचित प्रतीत नहीं हुआ। इस संसार में जिन लोगों में कौतूहल कम होता है, वह साधारण मानव समाज से कुछ बाहर होते हैं। जिस दिल में साधारण लोग रहते हैं, उस दल के साथ उन लोगों का मेल नहीं बैठता। साधारण लोगों के विचार से उसके विचार नहीं मिलते। सुरेंद्रनाथ के स्वभाव में कौतूहल शामिल नहीं है। उसे जितना जानना आवश्यक होता है, वह बस उतना ही जानने की चेष्टा करता है। इससे बाहर अपनी इच्छा से एक कदम भी नहीं रखना चाहता। इसके लिए उसे समय भी नहीं मिल पाता। इसलिए उसे बड़ी बहन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इस परिवार में उसके इतने दिन बीत गए। इत महीनों तक अपना सारा भार बड़ी दीदी पर छोड़कर अपने दिन बड़े सुख से बिता लिए, लेकिन उसके मन में यह जानने की रत्ती भर भी जिज्ञासा नहीं हुई कि बड़ी दीदी नाम का प्राणी कैसा है, कितना बड़ा है, उसकी उम्र क्या है, देखने में कैसा है, उसमें क्या क्या गुण है। वह कुछ भी नहीं जानता। जानने की इच्छा भी नहीं हुई और कभी ध्यान भी ना आया। सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं, सो वह भी बड़ी दीदी कहता है। सभी उस स्नेह करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। वह भी करता है। उसके पास संसार की हर वस्तु का भंडार भरा पड़ा है। जो भी मांगता है उसे मिल जाता है। और यदि उसका भंडार में से सुरेंद्र ने भी कुछ लिया है, तो इसमें अचंभे की बात कौन सी है। बादलों का काम जिस तरह पानी बरसाना है, उसी तरह बड़ी दीदी का काम सबको स्नेह करना और सबकी खोज खबर रखना है। जिस समय वर्षा होती है, उस समय जो भी हाथ बढ़ाता है, उसी को जब मिल जाता है। बड़ी दीदी के सामने हाथ फैलाने पर भी जो मांगो मिल जाता है। जैसे भी वह बादलों की तरह नेत्रों, कामनाओं की आकांक्षाओं से रचित है। अच्छी तरह विचार करने पर उससे अपने मन में इसी प्रकार की धारणा बना रखी है। आज भी वह जान गया है कि उसके बिना उसका काम एक पल भी नहीं चल सकता। जब वह अपने घर पर था, या तो अपने पिता को जानता था या विमाता को। वह यह भी समझता था कि उन दोनों के कर्तव्य क्या हैं। किसी बड़ी दीदी के साथ उसका कभी परिचय नहीं हुआ था, और जब से परिचय हुआ है तब से उससे ऐसे ही समझा है। लेकिन बड़ी दीदी नाम के व्यक्ति को न तो वह जानता है और न पहचानता है। वह केवल उसको नाम को जानता है और नाम को ही पहचानता है। व्यक्ति का जैसे कोई महत्व ही नहीं है, नाम ही सब कुछ है। जो लोग जिस प्रकार अपने इष्ट देवता को नहीं जा देख पाते, केवल नाम से ही परिचित होते हैं, उसी नाम के आगे दुख और कष्ट के समय अपना संपूर्ण हृदय खोलकर रख देते हैं। नाम के आगे घुटने टेक कर दया की भिक्षा मांगते हैं। आंखों में आंसू आते हैं तो पोंछ डालते हैं। फिर सूनी सूनी नजरों से किसी को देखना चाहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। स्पष्ट जीवा केवल दो एक स्फुट शब्दों का उच्चारण करके ही
रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार दुख पाने पर सुरेंद्रनाथ स्फुर शब्दों में पुकार उठा, बड़ी दीदी। तब तक सूर्य उदय नहीं हुआ था। केवल आकाश में पूर्व छोर पर उषा की लालिमा ही फैली थी। प्रमिला ने आकर सोए हुए सुरेंद्रनाथ का गला पकड़कर पुकारा, मास्टर साहब। सुरेंद्रनाथ की नींद से बोझिल पलकें खुल गई। क्या है प्रमिला? बड़ी दीदी आ गई। सुरेंद्रनाथ उठकर बैठ गया। प्रमिला का हाथ पकड़कर बोला, चलो देख आए। बड़ी दीदी को देखने की इच्छा उसके मन में किस तरह पैदा हुई, कहा नहीं जा सकता, और यह भी समझ में नहीं आता कि इतने दिनों बाद यह इच्छा क्यों पैदा हुई। प्रमिला का हाथ थामकर आंखें मलता हुआ अंदर चला गया। माधवी के कमरे के सामने पहुंचकर प्रमिला ने पुकारा, बड़ी दीदी। बड़ी दीदी किसी काम में लगी थी। बोली, क्या है प्रमिला? मास्टर साहब। वह दोनों कमरे में पहुंच चुके थे। माधवी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और सिर पर एक लंबा घूंघट खींचकर जल्दी से एक कोने में खिसक गई। सुरेंद्रनाथ ने कहा, बड़ी दीदी, तुम्हारे चले जाने पर मैं बहुत कष्टमय। माधवी ने घूंघट की आड़ में अत्यंत लज्जा के कारण अपनी जीभ काटकर मन ही मन कहा, छी छी। तुम्हारे चले जाने पर। माधवी मन ही मन कह उठी, कितनी लज्जा की बात है। फिर धीरे से बड़ी नरमी से बोली, प्रमिला, मास्टर साहब को बाहर जाने के लिए कह दे। प्रमिला छोटी होने पर भी अपनी बड़ी दीदी के व्यवहार को देखकर समझ गई कि यह मास्टर काम अच्छा नहीं हुआ। बोली, चलिए मास्टर साहब। सुरेंद्र कुछ देर तक हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर बोला, चलो। वह अधिक बातें करना नहीं जानता था और अधिक बातें करना भी नहीं चाहता था, लेकिन दिन भर बादल छाए रहने के बाद जब सूर्य निकलता है तो जिस तरह बड़बड़ सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और पल भर में के लिए उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि सूर्य को देखना उचित नहीं है या उसकी ओर देखने से उसकी आंखों में पीड़ा होगी, ठीक उसी प्रकार एक मास तक बादलों से घिर आकाश के नीचे रहने के बाद जब पहले पहल सूर्य चमका तो सुरेंद्रनाथ बड़ी उत्सुकता के और प्रसन्नता से उसे देखने के लिए चला गया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसका परिणाम यह होगा। उसी दिन से उसकी देखरेख में कुछ कमी होने लगी। माधवी कुछ लजाने लगी क्योंकि इस बात को लेकर बिंदुमती मौसी कुछ हंसी थी। सुरेंद्रनाथ भी कुछ संकुचित सा हो गया था। वह महसूस करने लगा था कि बड़ी दीदी का असीमित भंडार असीमित हो गया है। बहन की देखरेख और माता का स्नेह उसे नहीं मिल पाता, कुछ दूर दूर रहकर हट जाता है। एक दिन उसने प्रमिला से पूछा, बड़ी दीदी मुझसे कुछ नाराज है? हाँ। क्यों भला? आप उस दिन घर के अंदर इस तरह क्यों चले गए थे? जाना नहीं चाहिए था। क्यों? इस तरह जाना होता है कहीं? बहन बहुत नाराज हुई थी। सुरेंद्रनाथ ने पुस्तक बंद करके कहा, यही तो। एक दिन दोपहर को बादल घिर आए और आज खूब जोरों की वर्षा हुई। ब्रजबाबू आज 2 दिन से मकान पर नहीं है, अपनी जमींदारी देखने गए हैं। माधवी के पास कोई काम नहीं था। प्रमिला बहुत शरारतें कर रही थी। माधवी ने कहा, प्रमिला, अपनी किताब ला, देखूं तो कहाँ तक पढ़ी है। प्रमिला एकदम काठ हो गई। माधवी ने कहा, जा किताब ले आ। रात को लाऊंगी। नहीं, अभी ला। बहुत ही दुखी मन से प्रमिला किताब लेने चली गई और किताब लाकर बोली, मास्टर साहब कुछ नहीं पढ़ाते, खुद ही पढ़ते रहते हैं। माधवी उसे पूछने लगी। आरंभ से अंत तक सब कुछ पूछने पर वह समझ गई कि सचमुच मास्टर साहब ने कुछ नहीं पढ़ाया है, बल्कि पहले तो कुछ पढ़ा था। मास्टर लगाने के बाद इधर 3-4 महीने में प्रमिला उसे भूल गई। माधवी ने नाराज होकर बिंदु को बुलाया। बिंदु मास्टर साहब से पूछ कर आ कि इतने दिनों तक प्रमिला को कुछ भी क्यों नहीं पढ़ाया। बिंदु जिस समय पूछने गई उस समय मास्टर साहब किसी प्रॉब्लम पर विचार कर रहे थे। बिंदु ने कहा, मास्टर साहब, बड़ी दीदी पूछ रही है
कि आपने प्रमीला को कुछ पढ़ाया क्यों नहीं, लेकिन मास्टर साहब को कुछ सुनाई नहीं दिया। बिंदु ने फिर जोर से पुकारा, मास्टर साहब, क्या है? बड़ी दीदी कहती है। क्या कहती है? प्रमीला को पढ़ाया क्यों नहीं? अनपढ़े भाव से उसने उत्तर दिया, अच्छा नहीं लगता। बिंदु ने सोचा यह तो कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए उसने यही बात जाकर माधवी को बताया। माधवी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने नीचे आकर और दरवाजे की यार में खड़े होकर बिंदु से पूछवाया, प्रमीला को बिल्कुल ही क्यों नहीं पढ़ाया? 2-3 बार पूछे जाने पर सुरेंद्रनाथ ने कहा, मैं नहीं पढ़ा सकूंगा। माधवी सोचने लगी, यह क्या कर रहे हैं? बिंदु ने कहा, तो फिर आप यहाँ से किस लिए रहते हैं? यहाँ न रहूं तो और कहाँ जाऊं? तो फिर पढ़ाया क्यों नहीं? सुरेंद्रनाथ को अब होश आया, घूम कर बैठ गया और बोला, क्या कहती हो? बिंदु ने जो कुछ कहा था उसे दोहरा दिया। वह पढ़ती ही नहीं है, लेकिन आप भी कुछ देखते हैं? नहीं, मुझे समय नहीं मिलता। तो फिर किस लिए इस घर में रहते हैं? सुरेंद्रनाथ चुप होकर इस बात पर विचार करने लगा। तो फिर आप उसे पढ़ा नहीं सकते? नहीं, मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। माधवी ने अंदर से कहा, अच्छा, तो बिंदु पूछो कि फिर वह इतने दिनों यहाँ क्यों रह रहे हैं? बिंदु ने कह दिया। सुनते ही सुरेंद्रनाथ प्रॉब्लम वाला जाल एकदम छिन्न भिन्न हो गया। वह दुखी हो उठा, कुछ सोच कर बोला, यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस तरह लगातार 4 महीने तक भूल। हाँ, वही तो देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का इतना ख्याल नहीं था। दूसरे दिन प्रमीला पढ़ने आई। सुरेंद्रनाथ ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। प्रमीला तीसरे दिन भी आई। वह दिन भी यूं ही बीत गया। जब चौथे दिन भी सुरेंद्रनाथ ने प्रमीला को नहीं देखा तो एक नौकर से कहा, प्रमीला को बुला लाओ। नौकर ने अंदर से वापस आकर उत्तर दिया, वह आपसे नहीं पढ़ेगी। तो फिर किससे पढ़ेगी? नौकर ने अपनी समझ लगाकर कहा, दूसरे मास्टर आएंगे। उस समय लगभग 9 बजे थे। सुरेंद्रनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर 2-3 किताबें बगल में दबाकर उठ खड़ा हुआ। चश्मा खाने में बंद करके मेज पर रख दिया और धीरे धीरे वहां से चल दिया। नौकर ने पूछा, मास्टर साहब, इस समय कहाँ जा रहे हैं? बड़ी दीदी से कह देना मैं जा रहा हूँ। क्या आप नहीं रह आएंगे? लेकिन सुरेंद्रनाथ यह बात नहीं सुन पाया। बिना कोई उत्तर दिए फाटक से निकल गया। 2 बज गए, लेकिन सुरेंद्रनाथ लौट कर नहीं आया। उस समय नौकर ने जाकर माधवी को बताया कि मास्टर साहब चले गए। कहाँ गए हैं? यह तो मैं नहीं जानता। 9 ही बजे चले गए थे। चलते समय मुझसे कह गए थे कि बड़ी दीदी से कह देना कि मैं जा रहा हूँ। क्या कह रहे? बिना खाए पिए चले गए? माधवी बेचैन उठी। उसने सुरेंद्रनाथ के कमरे में जाकर देखा, सारी चीजें ज्यों की त्यों रखी है। मेज के ऊपर खाने में बंद किया चश्मा रखा है, केवल कुछ किताबें नहीं हैं। शाम हो गई, फिर रत्ता हो गई, लेकिन सुरेंद्रनाथ नहीं लौटा। दूसरे दिन माधवी ने नौकरों को बुलाकर कहा, अगर मास्टर साहब का पता लगा कर ले आओगे तो 10 रुपये इनाम मिलेंगे। इनाम के लालच में वह लोग चारों ओर दौड़ पड़े, लेकिन शाम को लौटकर बोले, कहीं पता नहीं चला। प्रमीला ने रोते हुए पूछा, बड़ी दीदी वह क्यों चले गए? माधवी झिड़क कर बोली, बाहर जा, रो मत। 2-3 दिन तक करके जैसे तैसे दिन बीतने लगे। माधवी की बेचैनी बढ़ने लगी। बिंदु ने कहा, बड़ी दीदी, भला उसके लिए इतनी खोज और तलाश क्यों? क्या कलकत्ता शहर में कोई और मास्टर नहीं मिलेगा? माधवी झल्लाकर बोली, चल दूर हो। एक आदमी हाथ में बिना एक पैसा लिए चला आया है और तू कहती है कि तलाश क्यों कर रही हो? यह कैसे पता चला कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है? मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे इन सब बातों से क्या मतलब? बिंदु चुप हो गई। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। सुरेंद्र लौट कर न आया तो माधवी ने एक तरह जैसे
अन्न जल का त्याग ही कर दिया। उसे ऐसा लगता था जैसे सुरेंद्र भूखा है। जो घर में चीज मांग कर नहीं खा सकता, वह बाहर दूसरे से क्या कभी कुछ मांग सकता है। उसे पूरा पूरा विश्वास था कि सुरेंद्र के पास खरीद कर कुछ खाने के लिए पैसे नहीं है, भीख मांगने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए या तो छोटे बालकों जैसी असहाय अवस्था में फुटपाथ पर बैठा रो रहा होगा, या किसी पेड़ के नीचे किताबों पर सिर रखे सो रहा होगा। जब ब्रज बाबू लौट कर आए और उन्होंने सारा हाल सुना तो माधवी से बोले, बेटी, यह काम अच्छा नहीं हुआ। कष्ट के मारे माधवी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उधर सुरेंद्रनाथ सड़कों पर घूमता रहता। 3 दिन तो बिना कुछ खाए ही बिता दिए। नल के पानी में पैसे नहीं लगते, इसलिए जब भूख लगती तो पेट भर नल से पानी पी लेता। एक दिन रात को भूख और थकान से निढाल होकर वह काली घाट की ओर जा रहा था। कहीं सुन लिया था कि वहां खाने को मिलता है। अंधेरी रात थी, आकाश में बादल धीरे हुए थे। चौरंगी मोड़ पर एक गाड़ी उसके ऊपर आ गई। गाड़ीवान ने किस तरह घोड़े की रफ्तार रोक ली थी, इसलिए सुरेंद्र के प्राण तो नहीं गए, लेकिन सीने और बगल में बहुरी गहरी चोट लगी। बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले गई। 4-5 दिन बेहोशी की हालत में बीतने के बाद एक दिन रात को उसने आंखें खोलकर पुकारा, बड़ी दीदी। उस समय मेडिकल कॉलेज का एक छात्र ड्यूटी पर था। सुनकर पाक आ खड़ा हुआ। सुरेंद्र ने पूछा, बड़ी दीदी आई है? कल सवेरे आएगी। दूसरे दिन सुरेंद्र को होश तो आया, लेकिन उसने बड़ी दीदी की बात नहीं की। बहुत तेज बुखार होने के कारण दिन भर छटपटाते रहने के बाद उसने एक आदमी से पूछा, क्या मैं अस्पताल में हूँ? हाँ। क्यों? आप गाड़ी के नीचे दब गए थे। बचने की आशा तो है? क्या नहीं? दूसरे किन उसी छात्र के पास आकर पूछा, यह आपका कोई परिचित या रिश्तेदार है? कोई नहीं। तब उस दिन रात को आप बड़ी दीदी कहकर किसे पुकार रहे थे? क्या वह यहाँ है? है, लेकिन वह आ न सकेगी। मेरे पिताजी को समाचार भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकता हूँ। सुरेंद्रनाथ ने अपने पिता का पता बता दिया। उस छात्र ने उसी दिन पत्र उन्हें लिख दिया। इसके बाद बड़ी दीदी का पता लगाने के लिए पूछा। अगर स्त्रियां आना चाहे तो बड़े आराम से आ सकती है, हम लोग उनका व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी बड़ी दीदी का पता मालूम हो जाए तो उसके पास भी समाचार भेज सकते हैं, उसने कहा। सुरेंद्रनाथ ने कुछ देर तक सोचने के बाद ब्रजबाबू का पता बता दिया। मेरा मकान ब्रजबाबू के मकान के पास ही है। आज मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। अगर वह चाहेंगे तो देखने के लिए आ जाएंगे। सुरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन समझ लिया था कि बड़ी दीदी का आना असंभव है, लेकिन छात्र ने दया करके ब्रजबाबू के पास समाचार पहुंचा दिया। ब्रजबाबू ने चौंक कर पूछा, बस तो जाएगा ना? हाँ, पूरी आशा है। ब्रजबाबू ने घर के अंदर जाकर अपनी बेटी से कहा, माधवी, जो सोचा था वही हुआ। सुरेंद्र गाड़ी के नीचे दब जाने के कारण अस्पताल में है। माधवी का समूचा व्यक्तित्व कांप उठा। उसने तुम्हारा नाम लेकर बड़ी दीदी कहकर पुकारा था। उसे देखने चलोगी? उसी समय पास वाले कमरे में प्रमिला ने न जाने का क्या गिरा किया। खूब जोर से झंझनाहट की आवाज हुई। माधवी दौड़कर उस कमरे में चली गई। कुछ देर बाद लौटकर बोली, आप देख आइए, मैं नहीं जा सकूंगी। ब्रजबाबू दुखित भाव से कुछ मुस्कुराते हुए बोले, अरे वह जंगल का जानवर है, उसके ऊपर क्या गुस्सा करना चाहिए। माधवी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ब्रजबाबू अकेले ही सुरेंद्र को देखने चले गए। देखकर बहुत दुखी हुए। बोले, अगर तुम्हारे माता पिता के पास खबर भेज दी जाए तो कैसा रहे? खबर भेज दी गई है, कोई डर की बात नहीं। उनके आते ही मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। रुपए पैसे की बात सोचकर
ब्रज बाबू ने कहा, मुझे उन लोगों का पता बता दो जिससे मैं ऐसा इंतजाम कर दूं कि उन लोगों को यहाँ आने में कोई सुविधा हो। लेकिन सुरेंद्र इन बातों को अच्छी तरह न समझ सका। बोला, बाबूजी आ जाएंगे, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। ब्रज बाबू ने घर लौटकर माधवी को सारा हाल सुना दिया। तब से ब्रज बाबू रोजाना सुरेंद्र को देखने के लिए अस्पताल जाने लगे। उनके मन में उसके लिए स्नेह पैदा हो गया था। एक दिन लौटकर बोले, माधवी, तुमने ठीक समझा था। सुरेंद्र के पिता बहुत धनवान हैं। कैसे मालूम हुआ? माधवी ने उत्सुकता से पूछा। उसके पिता बहुत बड़े वकील हैं। वह कल रात आए हैं। माधवी चुप रही। सुरेंद्र घर से भाग आया था। ब्रज बाबू ने बताया। क्यों? उसके पिता के साथ आज बातचीत हुई थी। उन्होंने सारी बातें बताई। इसी वर्ष उसने पश्चिम के एक विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ एमए पास किया है। वह विलायत जाना चाहता था, लेकिन लापरवाह और उदासीन प्रकृति का लड़का है। पिता को विलायत भेजने का साहस नहीं हुआ, इसलिए नाराज होकर घर से भाग आया था। अच्छा, हो जाने दो, पर उसे घर ले जाएंगे। निश्वास होकर और रोकर और उमड़ते हुए आंसुओं को पीकर माधवी ने कहा, यही अच्छा है।